सभी को गुड इवनिंग यहाँ पे। ओके। तो देखो, कुछ क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ डिस्कशन करते हैं। ओके। क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ डिस्कशन करते हैं। देखो, आपको सभी को पता है कि कोरोना बहुत ही तेजी से फैल रहा है। क्या हो रहा है? कोरोना जो है बहुत तेजी के साथ फैल रहा। एक टाइम हुआ करता था, बहुत पहले एक टाइम था कि जब पापा अपने बेटे को वैक्सीन लगाने के लिए या फिर टीका लगाने के लिए जाते थे। एक पापा अपने बेटे को टीका लगाने के लिए ले जाते थे। पर आज टाइम बहुत ही क्रिटिकल हो चुका है, सिचुएशन बहुत ही खराब हो चुका है। अब क्या हो रहा? जस्ट अपोजिट हो रहा। अब क्या हो रहा? एक बेटा अपने पाप को, अपने पापा को क्या करने जा रहा? टीका लगाने के लिए जा रहा। तो मैं आपसे यही बोलूंगा, हर किसी को घर पे सेफ रहना है। अपने साथ साथ अपने फैमिली का, अपने दोस्तों का, अपने मम्मी पापा का, सबका ख्याल रखना है। और जब आपको जो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़े, तभी आपको घर से बाहर जाना है। ओके। तो इसी के साथ सभी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को यहाँ पे गुड इवनिंग। स्क्रीन देख कर आपको समझ में आ गया होगा कि आज की क्लास हमारी क्या रहने वाली है। तो आज की क्लास आपके लिए कुछ खास है। आज की क्लास में बहुत अच्छी चीजें हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा इंट्रोडक्शन ऑफ पीओटी। यानी कि जो आज की क्लास हमारी होने वाली है, इसमें जो आपका पीओटी का जो सब्जेक्ट है, कौन कौन से चैप्टर है, हर चैप्टर से क्वेश्चन कैसे डेवलप होते हैं, हर चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में कवर है। यानी कि यहाँ पे क्या मेंशन आपका 1 से लेके 14 तक, यानी कि 1 से लेके 14 यूनिट आज हम की क्लास में डिस्कस करेंगे। ब्रीफ में हम जानने की कोशिश करेंगे कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन यहाँ से कैसे डेवलप होते हैं, हर चैप्टर में कौन सा टॉपिक है, कौन सा कंटेंट है जो हमें पता नहीं था। पर आज क्लास, मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि आज क्लास लेने के बाद जिसको पीओटी में डर लगता है, चाहे पीओटी को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि पीओटी है क्या, पर आज क्लास लेने के बाद मैं इतना बोल सकता हूं आपको कि आप इंजॉय करके पीओटी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। हर चैप्टर को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे कि हर चैप्टर में आपका हर टॉपिक को अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ सीखने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को यहाँ पे गुड इवनिंग। सभी के सभी इसको लाइक कर दो, और जिसने अभी तक इसको शेयर नहीं किया फटाफट इसको शेयर कर दो। फिर क्लास को आगे करते हैं। तो आप सभी के सभी रेडी हो गया? जो जो रेडी हो गया कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दो, यस सर यस सर। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मैसेज धीरे धीरे आने स्टार्ट हो गया। तो जो पहला हमारा चैप्टर है क्या है? रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। यानी जो इंस्ट्रक्टर होता है, देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंस्ट्रक्टर क्या होता है, टीचर क्या होता है। एक्चुअली इससे पहले हमने क्या किया था? 10वीं किया, हमने 12वीं किया, हमें वहां पे टीचर पढ़ा रहा था। पर जब हम सीआईटीएस में गए तो हमने क्या देखा? हमें यहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर पढ़ाया जा रहा। अब दोनों में अंतर क्या है? एक टीचर और एक इंस्ट्रक्टर में अंतर क्या है? तो एक टीचर का जो मेन फोकस होता है आपको नॉलेज देना, ठीक है। एक टीचर का मेन फोकस क्या होता है? आपको नॉलेज देना। पर एक जो इंस्ट्रक्टर होता है उसके बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। उसकी 3 जिम्मेदारियां, मेन जिम्मेदारियां होती है, सीएपी कैप। यानी कि आपको कॉग्निटिव स्किल देना, अफेक्टिव स्किल देना और अफेक्टिव स्किल देना और साइकोमोटर स्किल देना। यानी कि आपको नॉलेज के साथ साथ, थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी प्रोवाइड कराना। ओके। और लास्ट में आपका प्लेसमेंट भी देखा जाता है, कुछ और भी जिम्मेदारियां होती है उनकी। तो ये आपका मेन अंतर होता है। टीचर बस आपको नॉलेज देता है, इंस्ट्रक्टर आपको नॉलेज के साथ साथ क्या क्या आपको स्किल भी देता है। ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा। पहला आपका डिस्कस ऑन वेकेशनल ट्रेनिंग। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं रिवाइंड करता हूँ, लास्ट पेज पे चलता हूँ। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो क्या लिखा है? वेकेशनल ट्रेनिंग। यहाँ पे देखो ये क्या आपका वेकेशनल ट्रेनिंग, यानी कि देखो हम जो सीआईटीएस कर रहे हैं ये एक तरफ से क्या आपका वेकेशनल ट्रेनिंग है। आपको यहाँ पे नॉलेज, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वेकेशनल ट्रेनिंग क्या होता है। तो वेकेशनल ट्रेनिंग में आपको नॉलेज के साथ साथ आपको स्किल प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ तक क्लियर आपको? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा है कंटेंट, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। यानी जो इंस्ट्रक्टर है इसके रोल क्या होते हैं और इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। ओके। रोल मतलब क्या? तो रोल मतलब हो गया उनकी क्या क्या भूमिका होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी कौन कौन सी जिम्मेदारियां होती है। तो ये खुद देखो, आज जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उसके बहुत से रोल होते हैं। जैसे कि एक एज ए ऑर्गेनाइजर की तरह काम करता है, वो मैनेजर की तरह भी काम करता है, और एज ए स्टूडेंट की तरह भी उसका रोल होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ऑर्गेनाइजर के तौर पे क्या काम होता है, तो क्या करता है वो? जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं उसको ऑर्गेनाइज कराएगा। इसके साथ जो आपके टीचिंग मटेरियल है, ट्रेनिंग मटेरियल है, उसको प्रिपेयर करेगा, जैसे कि टीचिंग एड्स जो होते हैं। इसके अलावा क्या करेगा? जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको कंडक्ट करेगा आपका। ओके। कंडक्ट में क्या? प्लानिंग कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे देना है, प्रिपरेशन कैसे करना है और टेस्ट कैसे लेना है। तो ये सब किस में आता है? आपका एज ए ऑर्गेनाइजर के रूप में। और लास्ट, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे
कि मैनेजर के रूप में उसका क्या रोल होता है। तो जो भी आपके एक तरह से वहाँ पे इक्विपमेंट होते हैं, टूल्स होते हैं, उनका मेंटेनेंस वगैरह, उनको रख रखाव कैसे करना, तो एज ए मैनेजर के रूप में उसकी एक जिम्मेदारी होती है। जबकि स्टूडेंट के रूप में क्या करता है वो, तो अपने आप को हमेशा क्या करता है, अपडेट रखता है। तो ये तो हो गए उसके रोल्स। अगर मैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूँ, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी होती है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लर्नर के प्रति होती है, उनको अच्छे से कैसे पढ़ाए। उसके साथ इंस्टीट्यूट के प्रति होती है कि अपना प्रॉपर टाइम उनको दे पा रहा नहीं दे पा रहा। इसके अलावा कुछ उसकी जिम्मेदारियां समाज के प्रति होती है। क्यों भाई? क्योंकि हम समाज में रहते हैं, उस समाज में हमारे कर्तव्य बनता है कि हम वहाँ के लोगों को कैसे सुधार सके, कुछ वहाँ पे हम नयापन लेके आ सकें। तो ऐसी बहुत सी जिम्मेदारियां होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो इंस्ट्रक्टर को निभाने पड़ते हैं। उसके बाद क्या है, एक इंस्ट्रक्टर की कौन कौन से क्वालिटी होना चाहिए, तो सभी को पता है। उसके अंदर भेदभाव की भावना नहीं होना चाहिए, सबको एक समान देखना चाहिए, सबको एक तरह से प्रॉपर टाइम से सही कंटेंट उनको पढ़ाना चाहिए। ओके, तो ये बिल्कुल सिंपल आपको समझ में आ गया होगा। और लास्ट में यहाँ पे क्या है, देखो डीएसटी के द्वारा बहुत से स्किल को डेवलपमेंट करने के बहुत से प्रोग्राम को डेवलप किए गए थे। ठीक है, डीएसटी के द्वारा क्या हुआ था, स्किल को डेवलप करने के लिए बहुत से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। उसमें से कुछ आपके सीटीएस है, सीआईटीएस है, आईटीओटी, और उसके बाद आपका डब्ल्यूआईटी यानी कि वुमेन इक्विवेशनल ट्रेनिंग स्कीम। इसके अलावा इसके अलावा बहुत सी स्कीम है जो डीएसटी के द्वारा स्टार्ट किए गए थे। ओके, और किसी को और पता है कौन कौन सा स्कीम है जो डीएसटी के द्वारा लागू किया गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको जरूर रिप्लाई करें। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में जवाब आ रहे हैं। देखो अगर बात करें हम, तो सबसे पहले जो हमारा स्कीम आया था 1941 में, वॉर टेक्नीशियन स्कीम आया था। ओके, इसके बाद आपका सीटीएस आया था। कब आया था आपका सीटीएस? कब आया था? 1950 में आया था। इसके अलावा आपका अप्रेंटिसशिप भी आया था। अप्रेंटिसशिप कब आया था आपका? 1961 में आया था। ओके, इसके अलावा बहुत चीजें हैं जो एक तरह से डिस्ट्रिक्ट की तरह बहुत से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया था। तो अब आपको अप्रेंटिस के बारे में पूछ सकता है कि अप्रेंटिस एक्ट जो है कब लागू किया गया था? 1961 में। तो ये सब आपके चैप्टर नंबर 1 में आता है। तो मुझे लग रहा है ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा कि इंस्ट्रक्टर क्या होता है, टीचर क्या होता है, वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, रोल क्या होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट की तरफ कौन कौन से प्रोग्राम एक तरह से लागू किए गए थे। यहाँ तक क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला चीज क्या है। जो सेकेंड चैप्टर है, अगर मैं बात करूं पीओटी के बारे में, तो जो नहीं होता है कि फाउंडेशन, अगर हम घर में मकान जो बना रहे हैं, अगर हमारा फाउंडेशन ही सही नहीं है, ओके, हमारी नींव सही नहीं है, तो ऊपर के मकान हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। उसी तरह जो हमारे पीओटी का जो सब्जेक्ट है, इसमें आपका साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग जो चैप्टर है, ये आपका एक तरह से फाउंडेशन का काम करता है। जो पूरा आपका पीओटी है, जो सारे रूल रेगुलेशन है आपके, ये सभी के सभी किसमें शामिल है? तो ये आपके साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग में शामिल है। अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ पहले पॉइंट के बारे में, यहाँ पे क्या मेंशन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड टीचिंग। अब देखो हमने क्या किया कि हमने साइकोलॉजी को एजुकेशन में शामिल किया। इससे फायदा क्या हुआ कि जो हम क्या करते हैं, एजुकेशन के माध्यम से हम अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, और चेंज करने के बाद हम उसको स्टडी करते हैं कि हमारा बिहेवियर पहले क्या था, अब क्या हुआ, कितना बदलाव हुआ। तो इसी चीज को हम कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। ओके, अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा इसके बारे में। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग और टीचिंग। तो देखो जब हम क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत सारे हम वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग यूज करते हैं, और हम चीजों को लर्न करते हैं, चीजों को जब हम सीखते हैं, ओके, तो हम वहाँ पे बहुत से रूल रेगुलेशन यानी कि प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग यूज करते हैं। कौन कौन से यूज करते हैं, अभी मैं आपको अगर नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। तीसरा क्या आपका, लॉ ऑफ लर्निंग। तो यहाँ ऐसे तो हम बहुत सारे लॉ ऑफ लर्निंग यूज करते हैं, पर थॉर्नडाइक के द्वारा कुछ स्पेशल आपके लॉ ऑफ लर्निंग दिए गए थे, और मैक्सिमम लॉ ऑफ लर्निंग इसी के द्वारा जो दिए गए थे थॉर्नडाइक के द्वारा, हम उसी का यूज करते हैं। बाकी थ्योरी ऑफ लर्निंग इसको भी डिस्कस करेंगे कि थ्योरी ऑफ लर्निंग कौन कौन से हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। और लास्ट में क्या आपका मोटिवेशन इन टीचिंग। तो देखो जब हम टीचिंग करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो पहला हमारा स्टेप यही होता है कि प्लानिंग में डिसाइड कर लेते हैं कि बच्चे जाएंगे क्लास में, तो बच्चों को कैसे मोटिवेट करेंगे। एक्चुअली होता है क्या कि क्लास में जब बच्चा जाता है, तो उसका बिहेवियर क्या है, उसका मूड कैसा है, हमें पता नहीं होता। तो हमें क्या करना होता है, सभी के मूड को एक तरह से इंजॉयमेंट करना होता है, सभी को मूड को बनाना होता है। एक बार रेडी हो गया, ठीक है, सीखने के लिए अगर एक बार वो रेडी हो गए, तो उनका जो लर्निंग का जो रेट होगा वो परफेक्ट होगा, और चीजों को बेस्ट सीख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, तो क्लास में उनको मोटिवेट करना होता है। इसलिए मोटिवेशन थ्योरी आपका सेकेंड चैप्टर में दिया गया है। यहाँ पे देख लेते हैं कौन, अगर हम एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में बात करें यहाँ पे, तो हमने क्या किया, एजुकेशन साइकोलॉजी को दो भाग में डिवाइड कर दिया। एक का नाम दे दिया हमने एजुकेशन, दूसरे का नाम दे दिया हमने साइकोलॉजी। एजुकेशन मतलब क्या होता है, चेंज इन बिहेवियर, जबकि साइकोलॉजी क्या हो गया, स्टडी ऑफ बिहेवियर।
जब हमने दोनों को जोड़ा तो हमें क्या मिला, एजुकेशन साइकोलॉजी। ओके, एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी क्या हो गया आपका, स्टडी ऑफ चेंज इन बिहेवियर। अगर दोनों को हम असेंबल कर दे, दोनों को क्रिएट कर दे तो क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ चेंज इन बिहेवियर। और यहाँ पे जो आपका चेंज इन बिहेवियर हो रहा है, ये किसके वजह से हो रहा है, आपका एजुकेशन के वजह से। तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपका जो बिहेवियर चेंज हो रहा है, चाहे स्किल की वजह से हो रहा हो, एजुकेशन की वजह से, एटीट्यूड की वजह से, ओके, या चाहे आपका वेकेशनल ट्रेनिंग की वजह से, तो हम इसे कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्लियर है सभी को। और चेंज होने के बाद स्टडी करोगे तभी हम उससे बोलेंगे। अगर सिंपल है आपका चेंज इन बिहेवियर, तो होगा आपका या तो एजुकेशन कहेंगे इसको, या फिर लर्निंग। पर अगर हम स्टडी शब्द को जोड़ दे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्लियर है सभी को। आगे हम इसमें देख लेते हैं। ये देखो, अभी मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, जब हम चीजों को लर्न करते हैं तो बहुत से प्रिंसिपल यूज करते हैं, जैसे कि क्या आपका स्टिमुलेशन करते हैं। हम क्या करते हैं, किसी भी चीजों को लर्न करना होता है तो हमें क्या करना होता है, एक्टिविटीज करना होता है। जब हम चीजों को सीखते हैं तो ये बहुत बड़ा रोल होता है कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है। ओके, यहाँ पे क्या क्या विलिंग, यानी जब आपका मन होगा आप सीखोगे, जब आपका मन नहीं होगा तो आप चीजों को नहीं सीखोगे। रेनफोर्समेंट ऑफ लर्निंग। ओके, यानी कि अगर आपका एक तरह से उसमें परफेक्ट हो, चीजने के सीखने के प्रति बहुत से उत्साहित हो, उत्तेजना है, तो आप अच्छे से सीखोगे। तो हम क्या करते हैं, जो चीजों को लर्न करते हैं तो बहुत से प्रिंसिपल यूज करते हैं। ये तो थोड़ा बहुत प्रिंसिपल है, इसके अलावा बहुत सारे हम प्रिंसिपल यूज करते हैं। इसके अलावा मैं अगर बात करूं यहाँ पे, कि जब एक टीचर आपको पढ़ाता है क्लासरूम में, तो बहुत सारे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग वहां पे यूज करते हैं। कुछ प्रिंसिपल उसके कैसे होते हैं, जनरल प्रिंसिपल होते हैं। कुछ प्रिंसिपल कैसे होते हैं, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल होते हैं। अगर मैं यहाँ पे मैं बात करूं जनरल प्रिंसिपल के बारे में, तो क्या होता है, देखो एक्चुअली क्या होता है, क्लास में जब टीचर आते हैं तो एक तरह से सिस्टमेटिक तरीके से आपको नहीं पढ़ाते हैं। कभी आपको कम्प्लीटेड एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड बातें बता देंगे, कभी सिंपल बातें बता देंगे। उनका एक सिस्टमेटिक तरीका नहीं हो पाता, जो ये चीज गलत है। अगर आपको क्लास में पढ़ाना है तो आपको कैसे स्टार्ट करना होता है, एजी से डिफिकल्ट की तरफ, रिकॉग्निशन से रिमेम्बरिंग की तरफ, रियलाइजेशन से नॉर्मलाइजेशन की तरफ, इसी तरह आपका सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। और भी बहुत सारे नियम है जो हम यूज करते हैं टीचिंग में। हमें स्टार्टिंग कहाँ से करना होता है, इजी से, जाना कहाँ होता है, डिफिकल्ट पे। तो ये आपके कैसे हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में किस में आएंगे, आपके जनरल वाले में। अगर मैं हम बात करूं यहाँ पे साइकोलॉजिकल, तो साइकोलॉजिकल मतलब जिसको हम उसमें मोटिवेट करते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन हम वहां पे यूज कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, देखो प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका क्या होता है, हम इसमें क्या करते हैं, जो टीचर होता है आपको कोई मॉडल वगैरह दे देगा बनाने के लिए। अब मॉडल जब बनाओगे आप, तो अपने ब्रेन का भी यूज करोगे, और कुछ एक तरह से प्रैक्टिकल स्किल भी करोगे, वहां पे अपने हैंड का यूज करोगे। यानी कि आपने क्या किया उसमें, आपने उसमें ब्रेन का भी यूज किया और अपने हैंड का भी यूज किया। यानी कि आपने उसमें कॉग्निटिव डोमेन का भी यूज किया और साइकोमोटर डोमेन का भी यूज किया। ओके, तो आपसे पूछ लेता है ऐसे कौन से प्रिंसिपल है जिसमें आपका दो डोमेन यूज किए जाते हैं, यानी कि साइक आपका कॉग्निटिव भी और एक तरह से आपका साइकोमोटर भी। तो ये होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। इंटरेस्ट का नियम हो गया आपका। और ये बहुत से नियम जो हैं हम साइकोलॉजिकल के फॉर्म में वहां पे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में यूज करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी नियम हैं। तो शायद मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा। आगे देख लेते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे चैप्टर यहाँ पे एक तरह से कंप्लीट करने हैं। अगर हम बात करें लॉ ऑफ लर्निंग, अभी मैं पीछे दिखाया था कौन कौन से यूज करते हैं। लॉ ऑफ लर्निंग में बहुत सारे यूज करते हैं थे। जो मैक्सिमम लॉ ऑफ लर्निंग है जो हम अपने टीचिंग और लर्निंग में यूज करते हैं, ये आपके थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। जैसे कि रेडियंस का नियम, फ्रीक्वेंसी का नियम, इफेक्ट का नियम। इफेक्ट को नियम हम दो तीन नाम से और जानते हैं। हम इसको लाइक डिसलाइक के नियम जानते हैं, हम इसको प्लेजर पेन के नियम जानते हैं, हम इसको सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन नियम के नाम से जानते हैं। देखो, लॉ ऑफ लर्निंग का रेडियंस क्या कहता है, कि एक सीखने वाला बंदा अगर वो रेडी है सीखने के लिए, तो एक इफेक्टिव तरीके से चीजों को सीखेगा। अगर आप किसी भी कंटेंट को बार बार एक्सरसाइज करोगे, एक्सपीरियंस में लाओगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो कंटेंट आपको एक नए टाइम तक, एक लंबे टाइम तक क्या होगा, आपको याद रहेगा। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी का नियम हो गया। जबकि इफेक्ट का नियम क्या कहता है, जिसका इफेक्ट आपके ऊपर ज्यादा पड़ेगा वो आपको कंटेंट आपको एक लंबे टाइम तक याद रहेगा। जिसका इफेक्ट आपके ऊपर कम पड़ेगा, कंटेंट आपको एक कम टाइम तक याद रहेगा। ओके, क्लियर हो गया आपको सभी को यहाँ पे। तो जो चीज आपको पसंद है उसमें आप अच्छे सीखोगे, जो चीज आपको पसंद नहीं आप अच्छे से नहीं सीखोगे। जिसमें आप खुश हो उसको अच्छे सीखो, जिसमें आप खुश नहीं हो उसको आप अच्छे से नहीं सीखोगे। तो ये आप कुछ लॉ ऑफ लर्निंग है, समझ में आ गया होगा आपको। इसके अलावा थ्योरी ऑफ लर्निंग जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड है, कौन कौन से, क्लासिकल कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, इनसाइट थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी,
और थॉर्नडाइक थ्योरी आपका, यानी कि लास्ट में क्या आपका इमिटेशन थ्योरी। सीआर थ्योरी किसने दिया? पॉलो ने दिया। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। इनसाइड थ्योरी कोहलर ने। ऑपरेंट कंडीशन स्किनर ने। और इमिटेशन थ्योरी बेंडोरा साहब ने दिया। ये कहाँ के थे पॉलो? तो ये आपके जर्मन, ये आपके थे रशियन। थॉर्नडाइक कहाँ के थे? अमेरिकन। कोहलर थे आपके जर्मन। स्किनर थे आपके अमेरिकन। और वेंडोरा साहब भी शायद अमेरिकन, इनका शायद अभी कंफर्म मुझे नहीं हो रहा। ओके, आगे देख लेते हैं। इन्होंने किस पे किया था? तीनों ने डॉग पे किया था, इन्होंने किया था बिल्ली पे, इन्होंने किया था चिंपैंजी बंदर पे, और इन्होंने किया था चूहे पे। ओके, और जो आपका इमिटेशन थ्योरी से नकल की थ्योरी बोलते हैं, हम इसको सोशल थ्योरी के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे हम हर किसी का नकल करके सीखते हैं। चाहे किताबों का नकल करते हो, चाहे अपने दोस्तों का नकल करते हो, चाहे टीचर का नकल करते हो, तो आज के टाइम पे ये नकल की थ्योरी हम मैक्सिमम यूज करते हैं। ओके, अब जो तीसरा चैप्टर है आपका, ये बहुत ही खास चैप्टर है आपके लिए। तो ये जो चैप्टर है आपका एनालिसिस ऑफ सिलेबस एंड कोर्स कंस्ट्रक्शन। अब देखो क्या होता है, हमें सिलेबस को एनालिसिस करना होता है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया, एनालिसिस का मेन डेफिनेशन क्या होता है? जो कंटेंट है आपको क्या करना है, उसको उसके एलिमेंट में आपको सेपरेट कर देना है, और सेपरेट करने के बाद आप उसको हर पार्ट को क्या करना है, स्टडी करना है। तो ये हो गया आपका एनालिसिस ऑफ सिलेबस। कोर्स कंस्ट्रक्शन क्या है कि आपका जो कोर्स है कैसे डिजाइन करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे बढ़ना है। जैसे कि हमारी किताबें हैं, तो पहले क्या आता है हमारा? तो पहला हमारा आता है लेसन, फिर आएगा यूनिट, फिर आता आपका फिर आता आपका ब्लॉक। ठीक है, यानी कि हमने कैसे डिवाइड, सबसे बड़ा हो गया ब्लॉक, उसके बाद हो गया आपका यूनिट, चैप्टर यूनिट हो गया सॉरी, उसके बाद हो गया आपका चैप्टर। तो ये आपका सीक्वेंस से हमें ब्रेक करना होता है। ब्रेक करने के बाद हर पार्ट को हमें क्या करना होता है, स्टडी करना होता है। जो आपका कोर्स कंस्ट्रक्शन है, इसमें आपका एडी जो मॉडल है, इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ये मतलब हो गया, इसका फुल फॉर्म आप याद कर लेना, पेपर में पूछा जाता है कि एडी मॉडल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये मतलब हो गया आपका एनालिसिस, ये मतलब होता है आपका डेवलपमेंट, फिर ये मतलब होता है डिजाइन, फिर ये मतलब होता है इम्प्लीटेशन, और ये मतलब होता है आपका यहाँ पे क्या होता है। फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहो, देखता हूँ सबसे पहले यहाँ पे एडी मॉडल का फुल फॉर्म का जवाब कौन देता है। ओके, तो ये मतलब होगा आपका इवोल्यूशन। तो ये एडी का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ये एग्जाम में करीब ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। जो फोर्थ चैप्टर है, ये आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि जो ये जो आपका प्रैक्टिकल, जो आपका पीओटी का पेपर एग्जाम होगा, ओके, जिसमें आपका लेसन प्लान और एक तरह से डेमो प्लान, एक तरह से प्रेजेंटेशन कराया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं इस पे कुछ सेपरेट आपके वीडियो भी लेके आऊंगा, आपको बताऊंगा उसमें लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, डेमो प्लान कैसे बनाते हैं। देखो एक्चुअली क्या होता है, हमें ज्यादातर समझ में नहीं आता। अगर मैं बात करूँ थ्योरेटिकल, अगर आपको सब्जेक्टिव चीजें पढ़ाया जा रहा है, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो किस में आएगा आपका? वो आएगा लेसन प्लान में। सब्जेक्टिव थ्योरी रिलेटेड तो होगी आपका लेसन प्लान। अगर आपका प्रैक्टिकल बेस है, जिसमें आप स्किल और परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, ये तो हो गया प्रेजेंट, और ये हो गया चीजों को परफॉर्म कर रहे हो आप, तो ये हो गया आपका डेमो प्लान। उसके बाद प्लानिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्या आपको कोई इंस्ट्रक्शन देना होता है तो कैसे कैसे प्लानिंग करना होता है। और ये जो है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चनिंग टेक्निक। एक्चुअली होता है कि आपने देखा क्या होगा कि क्लास में जब टीचर आता है ना, तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टाइम से आपसे अलग अलग क्वेश्चनिंग करता है। इससे क्या आपको पता चला कि क्वेश्चन करने का तरीका अलग होता है, और उसका सिचुएशन अलग अलग होता है। हर टाइम पे जो क्वेश्चन हम पूछते हैं, उसका मतलब अलग होता है। जो हमारे टीचिंग के 4 स्टेप होते हैं, उन 4 स्टेप में हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चनिंग करते हैं, उन क्वेश्चनिंग का तरीका जो होता है हमारा अलग अलग होता है। कभी उन्हें मोटिवेट करने के लिए क्वेश्चन करना होता है, कभी क्लास में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए क्वेश्चन करना होता है, कभी कभी उन्हें बताने के लिए क्वेश्चन करना होता है। तो बहुत सारे नियम हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसको चैप्टर में, जब मैं पढ़ाऊंगा क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चनिंग को, तो आपको अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करूंगा मैं आपको। इसके अलावा यहाँ पे क्या आपका स्किल एंड इट्स बेसिक एलिमेंट्स। तो देखो आपको पता होना चाहिए स्किल क्या होता है। देखो अगर मैं बताऊं, यहाँ पे एक नॉर्मल एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लिया बाइक है, अगर आप बाइक के बारे में पढ़ते हो तो ये हो गया आपका नॉलेज। अगर आप बाइक को एक तरह से हर पार्ट को खोलते हो, असेंबल करते हो, और बाइक को खुद चलाते हो आप, तो ये हो गया आपका स्किल। ओके, तो बेसिक एलिमेंट्स आपके बहुत सारे होते हैं, पर मैं कुछ बेसिक एलिमेंट के बारे में बताऊं। टाइम और स्पीड हो गया आपका, एक्यूरेसी हो गया, और आपका वर्कमैनशिप हो गया। यहाँ पे क्या मेंशन आपका फेसेस ऑफ स्किल लर्निंग। तो जो आपके फेसेस ऑफ स्किल लर्निंग होती है आपके ये आपके 3 टाइप के होते हैं। स्किल लर्निंग के 3 फेस होते हैं। पहला होता है आपका कॉग्निटिव, दूसरा होता है आपका क्या चीज होता है, ऑटोनोमस, और स्टार्टिंग से एक सीक्वेंस में बताता हूँ आपको। पहला होता है कॉग्निटिव, दूसरा होता है आपका फिक्सेशन, और तीसरा होता है ऑटोनोमस।
जो कॉग्निटिव होता है, इसमें आप चीजों को सीखते हो मतलब उसके बारे में पता करते हो। जैसे मान लिया ये फोन है, जैसे मान लिया आप टीचर हो, तो आपको क्या करना है कि आपको सब्जेक्टिव नॉलेज यहाँ पे एक तरह से प्राप्त कर लेते हो। कॉग्निटिव डोमेन में क्या होता है, आप उनमें उनसे सब्जेक्टिव नॉलेज जो भी होता है उसमें आप गेन करते हो कि ये चीज क्या है क्या चीज नहीं है। थ्योरेटिकल जो चीज होता है ये आपके कॉग्निटिव फेस में आ गया। जबकि आपके फिक्सेशन में क्या होता है, आपको इसमें टीचर गाइड करता है और आपसे इसमें प्रैक्टिस कराते हैं, आपको चीजें सिखाते हैं, आप किसी के मार्गदर्शन में चीजों को प्रैक्टिस करते हो, वहां पे अपने नॉलेज लिया, और यहाँ पे आप क्या करते हो, उस नॉलेज को प्रैक्टिकल में लेके आते हो। पर प्रैक्टिकल आप अकेले नहीं करते हो, किसी इंस्ट्रक्टर के किसी टीचर की गाइडेंस में आप करते हो। तीसरा होता है आपका ऑटोनोमस। ऑटोनोमस मतलब ऑटो, यानी कि आप इसमें स्वयं निर्भर हो, आप यहाँ पे किसी पे डिपेंड नहीं हो। आप यहाँ पे जो आपने नॉलेज लिया था उसको आप ट्रांसफर करते हो, और आप यहाँ पे किसी के मार्गदर्शन में नहीं हो, आप इसमें खुद किसी को सिखा रहे हो, यानी कि आप इसमें फ्री फंड हो आप। ओके, आपने कॉग्निटिव में और एक तरह से फिक्सेशन में इतना आपने नॉलेज गेन कर लिया है, इतने स्किल आपने गेन कर लिया है कि आप यहाँ पे किसी पे आप डिपेंडेंट नहीं हो। ये होती है तीन फेजेस आपके जो स्किल लर्निंग में यूज करते हैं। बाकी यहाँ पे आपका सेकंड लास्ट क्या आपका प्रेजेंटेशन स्किल और डेल कॉन एक्सपीरियंस। देखो यहाँ पे जो डेल कॉन एक्सपीरियंस है, हम इसको मॉडलों का मॉडल भी कहते हैं क्योंकि सारे मॉडल इसके अंदर इंक्लूड है। ओके, बाकी आपके लास्ट में क्या कंपोनेंट स्किल, कंपोनेंट ऑफ माइक्रो। तो जो माइक्रो टीचिंग होता है इसके आपके कुछ स्टेप होते हैं, कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। देखो माइक्रो टीचिंग में कम से कम 3 से 5 मेंबर होते हैं, ट्रेनिज होते हैं। ओके, जो टाइम ड्यूरेशन होता है आपका 5 से 15 मिनट होता है, ये आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। और इसके आपके 6 स्टेप होते हैं, प्लान, टीच, फीडबैक, रीप्लान, रीटीच, रीफीडबैक। जबकि मैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करूं, इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अभी मैं आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। अगर किसी को पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो। ओके, आगे देखते हैं जो अगला चैप्टर है उसमें क्या है आपके लिए, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि जो हम क्वेश्चनिंग करते हैं तो उसका अलग अलग तरीका होता है। अगर मैं प्रिपरेशन स्टेप के बारे में बात करूं तो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन होते हैं आपके इंट्रोडक्टरी, यानी कि आपके जान पहचान के लिए ये ऐसे क्वेश्चन हम पूछते हैं। जबकि प्रेजेंटेशन में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं हम, डेवलपमेंट क्वेश्चन, यानी कि हम प्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, एक लंबे टाइम तक कंटेंट आपको बताते हैं तो मैं कैसे आपको बेटर सिखा सकता हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंटल क्वेश्चन वगैरह करता हूँ। जबकि एप्लीकेशन जो स्टेप होता है इसमें रिकैपिचुलेटिव क्वेश्चन वगैरह हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। जबकि टेस्ट में जनरेशन क्वेश्चन, असाइनमेंट क्वेश्चन, टेस्ट क्वेश्चन, ड्रिल क्वेश्चन, ये सारा, चाहे हम कंप्रीहेंशन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम कहाँ पे यूज करते हैं, टेस्ट वगैरह में। तो बहुत से हमारे तरीके होते हैं क्वेश्चनिंग करने का, अलग अलग स्टेप में मोटिवेट करने के लिए उनको। ठीक है, बाकी जो स्किल के एलिमेंट होते हैं जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, टाइम स्पीड हो गया, एक्यूरेसी हो गया आपका, और आपका वर्कमैनशिप हो गया। जबकि जब मैंने आपको क्या बताया, डेल कॉन एक्सपीरियंस को मॉडलों का मॉडल कहते हैं। स्टार्टिंग में कब आया था, ये 1946 में आया था। उस टाइम पे जो डेल बाबा थे उन्होंने किस पे फोकस किया था, ऑडियो विजुअल पे। उनका मानना ये था कि ऑडियो विजुअल से मैक्सिमम चीजों को सीखते हैं। अगर आप, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर ऑडियो के साथ विजुअल भी करूँ तो आपको थोड़ा सा अच्छा बेटर समझ में आएगा। तो उनका मेन फोकस उस टाइम पे था। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा इसको और रिवाइज किया, कब किया, 1969 में। तो उन्होंने ये कहा अगर हम कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ते हैं तो चीजों को ज्यादा सीखते हैं। अब कंक्रीट का मतलब क्या होता है कि आप मानो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या, एक तरह से सॉलिड हूँ, एक तरह से मैं कंक्रीट हूँ, तो मैं चीजों को ज्यादा सीख रहा हूँ। पर आप क्या कर रहे हो, लर्न कर रहे हो तो आप थोड़ा सा कम सीख रहे हो। ओके, यानी कि खुद एक्सपीरियंस, आप किसी भी काम को खुद करोगे, डूइंग करोगे, तो आप चीजों को ज्यादा सीखोगे। ठीक है, समझने से अच्छा अगर किसी को सिखा रहे हो तो आप ज्यादा सीखोगे। इसके अलावा उन्होंने क्या बताया कि जो हमारे जो सेंस ऑर्गन है, ये हमारा, इनको जो हम टीचिंग और लर्निंग में इनका अलग अलग रोल होता है, परसेंटेज इनका अलग अलग होता है। हमारा एक सेंस एक्टिवेट है तो हम कब सीखेंगे, अगर हमारे मल्टीपल सेंस ऑर्गन एक्टिवेट है तो हम चीजों को ज्यादा सीखेंगे। ओके, जो कि 5वां यूनिट क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस और कर लेते हैं। बाकी हमारे 14 यूनिट है तो हर चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए। ये आपका इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। ओके, और जो हमारे लर्निंग के प्रोग्राम होते हैं तो इसी से रिलेटेड आपका देखो, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में होता है क्या। तो हम जब क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, वहां पे बहुत से टेक्नोलॉजी हम वहां पे यूज करते हैं। यानी कि लो, ये आपका जो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी होते हैं 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, लो और मीडियम, हाई। लो में क्या आपने क्या किया, चाक बोर्ड वगैरह यूज किया, चार्ट मॉडल वगैरह यूज किया। मीडियम में क्या किया, आपने नॉर्मल प्रोजेक्टर यूज किया, जैसे कि जिसमें आपका ऑडियो नहीं था, बस आपका विजुअल था, जैसे आपका ओएसपी वगैरह हो गया। पर हाई इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में क्या है, आप वहां पे पीपीटी का यूज करते हो, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का यूज करते हो, आप इसमें स्मार्ट बोर्ड का यूज करते हो। तो ये हो गया आपका इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के 3 टाइप।
जबकि यहाँ पे लर्निंग प्रोग्राम भी हम यहाँ पे चीजों करते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी क्या होता है। बाकी यहाँ पे वही मेंशन है कि डिफरेंट टाइप के मीडिया हम वहाँ पे यूज करते हैं चीजों को सिखाने के लिए, कि ऑडियो विजुअल हमें कब उन्हें ऑडियो बताना चाहिए, कब हमें विजुअल सिखाना चाहिए, कब हमें ऑडियो विजुअल के माध्यम से चीजों को समझाना चाहिए। क्लासरूम कम्युनिकेशन सबसे पहले पूछता है आपके कम्युनिकेशन के जो वे होते हैं, ठीक है, कितने तो आपका क्या होता है कम्युनिकेशन, कैसा होता है आपका टू वे कम्युनिकेशन। पर आज के थोड़ा सा और एडवांस कर दिया हमने, तो अब कैसा हो गया क्लासरूम कम्युनिकेशन हो गया एक तरह से थ्री वे कम्युनिकेशन हो गया आपका। इसको और अच्छे से हम समझेंगे क्लास में। ओके, फिर यहाँ पे सेकंड लास्ट क्या आपका डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग लर्निंग एड्स। तो देखो जब क्लास में पढ़ाते हैं तो हम वहाँ पर टीचिंग और लर्निंग एड्स तरीके हम यूज करते हैं। अभी मैं आपको इमेज दिखाऊंगा, उसको उसे देख के आपको और चीजें एक तरह से क्लैरिफाई हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या आपका रोल ऑफ वेरियस डिस्प्ले बोर्ड इन इंस्ट्रक्शन। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम इंस्ट्रक्शन देना होता है, कोई नॉलेज इंफॉर्मेशन हमें देना होता है, तो हम वहां पे क्या करते हैं, बहुत सारे डिस्प्ले बोर्ड यूज करते हैं जिनका एक अलग अलग रोल होता है। अभी मैं आपको इमेज दिखाऊंगा, आपको और चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखो, हम जब टीचिंग करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे टीचिंग लर्निंग एड्स हम वहाँ पे यूज करते हैं। तो मैंने क्या किया, बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया, इस टीचिंग लर्निंग एड्स को मैंने 3 भाग में डिवाइड कर दिया। एक का नाम दे दिया मैंने ऑडियो एड्स, दूसरे का नाम दे दिया मैंने विजुअल एड्स, और तीसरे का नाम दे दिया मैंने ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो एड में बस आपका ऑडियो होगा, विजुअल एड्स में आपका बस विजुअल होगा, ऑडियो विजुअल एड्स में आपके दोनों होंगे, यानी कि ऑडियो भी होगा आपका और विजुअल भी होगा। अब दोनों को मैंने दो दो भाग में डिवाइड कर दिया, एक को नाम दे दिया मैंने हार्डवेयर और दूसरे का नाम दे दिया मैंने सॉफ्टवेयर। इस तरह ये भी आपके 2 भाग में। अब यहाँ पे बात होती है, जो आपके विजुअल एड्स होते हैं ये आपके 2 भाग में होते हैं। एक होता है आपका प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स और दूसरा होता है आपका नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स। ये भी आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि प्रोजेक्टेड विजुअल एड में क्या होगा, यानी कि एक ऐसा विजुअल एड्स जो प्रोजेक्शन के माध्यम से चीजों को डिस्प्ले बोर्ड पे शो करता है, ये होता है आपका प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स। जैसे कि क्या हो गया आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया आपका, इसके आपका स्मार्ट प्रोजेक्टर हो गया, ये सब किस में आते हैं आपके प्रोजेक्टेड विजुअल एड में। जबकि नॉन प्रोजेक्टेड जो आपको डायरेक्टली विजुअल होते हैं, जैसे कि चार्ट बोर्ड वगैरह हो गया, या फिर आपका क्या हो गया एक तरह से चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, ट्रांसपेरेंसी सीट हो गया, ये सब आपके नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड में आएंगे। ये किसी तरह से फोकस नहीं करती है, डायरेक्टली क्या होते हैं ये विजुअल होते हैं। तो आपको समझ में आ ऑडियो विजुअल क्या आपका मल्टीमीडिया हो गया, ये सब के क्या हो गया, इसमें ऑडियो भी होगा विजुअल भी होगा। ओके, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ऑडियो क्या है, विजुअल एड्स क्या है और ऑडियो विजुअल्स क्या है। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि जो आपके एक तरह से जो बोर्ड होते हैं, जो डिस्प्ले बोर्ड होते हैं, उनका एक अलग अलग रोल होता है, ठीक है, वो अलग अलग उनका रोल होता है। क्या रोल होता है ये देखो, ये आपका चाक बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड। आपसे एग्जाम में पूछ लेता है ऐसा कौन सा बोर्ड है जिसको हम कोर बोर्ड के नाम से जानते हैं या कोर बोर्ड के नाम से पॉपुलर है, तो हम उसको मैग्नेटिक बोर्ड बोलते हैं। ओके, बाकी यहाँ पे क्या है, फ्लैनेल बोर्ड। कभी कभी क्या होता है, हमारे क्वेश्चन हमारे सामने होते हैं, हम उसको जवाब नहीं दे पाते हैं, पर वो क्वेश्चन हमें इजीली तरीके से पता तो होता है। ओके, देखो अभी बहुत से बच्चे बोर हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, कमेंट करते रहना है। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसमें जो भी है अपना कमेंट वगैरह आप दे सकते रहते हो, लाइक कर दो उसको, फटाफट शेयर कर दिया करो यार। आपके लिए पीपीटी बना के लेके आता हूँ, 4-5 घंटे लगते हैं आपके लिए, हर चीज को एफर्ट एक इजी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको हर जगह शेयर कर दो अपने दोस्तों में, जितने भी ग्रुप्स वगैरह हैं हर जगह इसको शेयर कर दिया करो। ओके, अब बिना कहे इसको लाइक और शेयर कर दिया करो। देखो यहाँ पे क्या फ्लैनेल बोर्ड, हम इसको फेल्ट बोल्ट के नाम से भी जानते हैं। अब देखो फ्लैनेल बोर्ड होता है क्या, आपके इंस्टीट्यूट में, आपके कॉलेज में, आपके एनएसटीआई में कुछ प्रोग्राम वगैरह हुआ, न्यू ईयर पार्टी हुआ, जो गेम्स प्रोग्राम हुआ, तो आप कुछ एक्टिविटी जो हो रहा है उसका हम फोटो शूट वगैरह कर लेते हैं, चाहे कुछ डिजाइन वगैरह हम काट लेते हैं। उस फोटो वगैरह को आपने देखा होगा एक बोर्ड पे हम उसको लगा देते हैं। अगर कोई मेंबर उस बोर्ड को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि यार ये प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, ये चीज हुआ था। तो इस बोर्ड को, जिस बोर्ड का हम यूज करते हैं चीज को एक तरह से शो करने के लिए, हम उससे बोलते हैं फ्लैनेल बोर्ड। क्लियर हो गया सभी को। बाकी आपका बुलेटिन बोर्ड का दूसरा नाम क्या है, नोटिस बोर्ड। कभी कभी ये आपके हमारे सामने होता है पर हम जवाब नहीं दे पाते हैं, ठीक है। बुलेटिन बोर्ड का दूसरा नाम क्या है, नोटिस बोर्ड। आपने एग्जाम में खोजना स्टार्ट कर दिया नोटिस बोर्ड पर, वहां पे आ गया आपका बुलेटिन बोर्ड। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपके कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में इंफॉर्मेशन देने के लिए तो एक नोटिस बोर्ड यूज किया जाता है, उसी को हम बुलेटिन बोर्ड कहते हैं। समझ में आ गया होगा सभी को। ओके, अगला देख लेते हैं इसके अलावा क्या है। ये जो चैप्टर आपका बहुत ही बढ़िया चैप्टर आपका, एक छोटा सा स्टोरी में बताऊंगा। अगर आप स्टोरी को समझ गए तो मैं आपको कह रहा हूँ वाकई आपको मजा आ जाएगा, इस चैप्टर से आपको प्यार हो जाएगा। ओके, तो इस चैप्टर को समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या है,
पिछले चैप्टर हमने क्या देखा था, इंस्ट्रक्शन मटेरियल। ओके, तो देखो रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल कभी के पूछ लेता है WIM, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है आपका WIM, आपसे पूछ लेता है W का नाम क्या है, I का नाम क्या है और M का नाम क्या है। तो W मतलब हो गया आपका रिटर्न, I मतलब हो गया इंस्ट्रक्शनल और M मतलब हो गया आपका मटेरियल। यानी एक ऐसा इंस्ट्रक्शन मटेरियल जो रिटर्न के फॉर्म में है, हम उसे क्या बोलते हैं WIM। ओके, तो इसमें WIM को हमने क्या किया, दो भाग में डिवाइड किया। अब देखो दो भाग में डिवाइड करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं होता है क्या। जो हमारे टीचर है, इंस्ट्रक्टर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़ा सा एनालिसिस किया कि यार मैं बच्चों को कैसे परफेक्ट तरीके से पढ़ा रहा हूँ, इनका टाइम भी ज्यादा तरीके से कंज्यूम ना हो, चीजों को एक सिस्टमेटिक तरीके से समझे और हर रूल रेगुलेशन का यूज करें और एक ऐसा मटेरियल यूज करें जिसको आज पढ़ाने के बाद एक कल भी पढ़ा ले, इनके पास एक रिटर्न के फॉर्म में हो। तो उन्होंने देखा ये सारे जो रिक्वायरमेंट है ये किताबें हमारी पूरी नहीं कर पा रही थी, कि अगर किसी टॉपिक को हमें 20 मिनट में कवर करना है तो किताबी एक तरह से हमें पता नहीं चल पाता कि हम कहाँ से पढ़ाएं, कहाँ पे दी एंड करें। तो बहुत से प्रॉब्लम आपके टीचर फेस कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा यार इस प्रॉब्लम को मैं कैसे दूर कर पाऊं। तो आपके टीचर ने एक मटेरियल बनाया और वो मटेरियल कैसा था, रिटर्न के फॉर्म में था। कैसा था, रिटर्न के फॉर्म में। और उसका नाम क्या दिया, तो उसका नाम दे दिया भाई रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल। ओके, अब उन्होंने क्या देखा, ये जो मटेरियल उन्होंने बना दिया, अब उन्होंने सोचा यार मटेरियल मैं अपने लिए भी बनाऊं और बच्चों के लिए बनाऊं, यानी ये टीचर इंस्ट्रक्टर के लिए भी हो और ट्रेनर्स के लिए हो। तो उन्होंने क्या किया, जो इंस्ट्रक्शन मटेरियल बना, देखो इंस्ट्रक्शन नहीं है आपका, इंस्ट्रक्शनल है। ओके, फोकस करना आपको, इंस्ट्रक्शन नहीं है, इंस्ट्रक्शनल है। ओके, तो उन्होंने एक ऐसा WIM बनाया जो दो टाइप के हैं। तो जो आपका रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका टीचिंग मटेरियल और दूसरा होता है आपका लर्निंग मटेरियल। अगला इमेज दिखाता हूँ आपको, चीजें और समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने WIM बनाया, WIM कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका टीचिंग मटेरियल और एक होता है आपका लर्निंग मटेरियल। टीचिंग मटेरियल अपने पर्सनल यूज के लिए बनाया उन्होंने, ठीक है, आपके टीचर ने अपने पर्सनल यूज के लिए क्या बनाया, टीचिंग मटेरियल। जबकि ट्रेनिंग के यूज के लिए क्या बनाया, तो लर्निंग मटेरियल। पर ये दोनों के दोनों कौन बनाता है आपका, तो दोनों के दोनों आपके इंस्ट्रक्टर बनाते हैं, आपके टीचर बनाते हैं। टीचिंग मटेरियल में क्या बना उन्होंने, लेसन प्लान, डेमो प्लान, इंस्ट्रक्शनल प्लान, शेड्यूल ऑफ ट्रेनिंग, एनालिसिस ऑफ सिलेबस, इंस्ट्रक्शन गाइड। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जो आपके इंस्ट्रक्टर ने बना। इसके अलावा ये जो सारे सीट आपको दिखाई दे रहा, ये सभी के सभी आपके इंस्ट्रक्शन ने, आपके टीचर ने ही बनाया है। पर इसका यूज कौन करता है, इसका यूज आपके टीचर, आपके ट्रेनिंग्स करते हैं, मतलब आप करते हैं, और इसका यूज कौन करता है, टीचर करता है। कभी कम कंफ्यूजन में रहते हैं, जो असाइनमेंट सीट होता है कौन बनाता है, टीचर बनाता है या फिर लर्नर बनाता है। तो सिंपल है, ये भी आपका कौन बनाता है, आपका टीचर ही बनाता है। पर इसका यूज कौन करता है भाई, तो इसका यूज आप करते हो, ठीक है, ट्रेनिंग्स करते हैं इसका यूज। इंफॉर्मेशन सीट, ऑपरेशन सीट, जॉब सीट, प्री जॉब चेक सीट, फाइनल जॉब चेक सीट, असाइनमेंट सीट, वर्किंग सीट, एक्सपेरिमेंट सीट और डेली वर्क सीट, सभी के सभी सीट आपके कौन बनाता है, आपका इंस्ट्रक्टर बनाता है। यूज कौन करता है, आपका ट्रेनिंग यूज करता है। कभी कभी आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है इसमें से कौन सा टीचिंग मटेरियल, कौन सा लर्निंग मटेरियल, तो आप एक तरह से सिलेक्ट नहीं कर पाते हो। तो आपको क्या करना है, अपनी आंखें बंद कर लेना है। जब आपके सामने सीट दिखाई दे तो आपको समझ जाना है ये कैसी मटेरियल, ये आपका लर्निंग मटेरियल है। ओके, इसके अलावा जो भी आपको दिखाई दे रहा हो क्या आपका टीचिंग मटेरियल है। जबकि दोनों के दोनों कौन बनाता है, आपका इंस्ट्रक्टर बनाता है। समझ में आ गया सभी को, मुझे लग नहीं रहा कि आज के बाद आपको WIM यानी कि रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल में आपको प्रॉब्लम होगी, क्यों बनाया, क्या कहानी, तो पूरा स्टोरी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया आपको। अब देखते हैं सातवां चैप्टर जो आपके लिए बहुत ही खास है। ओके, अब यहाँ पे क्या आपका असेसमेंट एंड सर्टिफिकेट, आपका क्या हो जाएगा, आपका असेसमेंट है। उसके बाद आपका है इवोल्यूशन, यानी कि आपके टेस्ट वगैरह इसके बारे में। देखो यहाँ पे ये चैप्टर है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पे आपका है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ठीक है। इस चैप्टर में क्या हम कवर करने वाले हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। अब ब्लूम्स बाबना ने क्या बताया कि हमें लाइफ में परफेक्ट होने के लिए हमें तीन डोमेन की जरूरत पड़ती है। एक होता है आपका कॉग्निटिव डोमेन, एक होता है अफेक्टिव डोमेन और तीसरा होता है साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में क्या होता है, इसमें आपका थ्योरी बेस्ड नॉलेज आपको दिया जाता है। अफेक्टिव डोमेन में आपको मोटिवेट किया जाता है, आप उसमें इमोशनल कनेक्टेड होता है, फीलिंग के साथ उसमें जुड़े होते हो, ठीक है। जबकि साइकोमोटर में क्या होता है, आपको फिजिकल स्किल दिया जाता है। अगर ये तीन चीज आपके पास है तो आप परफेक्ट हो। ओके, बाकी इसके अलावा जो कॉग्निटिव डोमेन है उसके आपके 6 लेवल होते हैं, 6 5 6। कॉग्निटिव में आपके 6 लेवल होते हैं, अफेक्टिव में 5 लेवल होते हैं, साइकोमोटर में आपके 6 लेवल होते हैं। तो आप याद कर सकते हो CAP कैप और 6 5 6, ये शॉर्ट फॉर्म है इसका। ओके,
ब्लूम्स बाबा के अकॉर्डिंग। बाकी इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपका टेस्ट इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट। देखो हम टेस्ट जब डिजाइन करते हैं तो कुछ उसकी विशेषताएं होती है। जैसे कि आपने कोई क्वेश्चन अपने डिजाइन किया, ऐसा नहीं कि कुछ एक लाइन का है आपने उसको 10 नंबर के दे दिया, ऐसा नहीं करना आपको। यानी कि प्रॉपर नंबर देना, जितने क्वेश्चन है, जितना उसका लेंथ, उसके हिसाब से आपको नंबर देना उसकी। ऐसा नहीं कि आपने आउट ऑफ सिलेबस बना दिया। जो टेस्ट का डिजाइन करते हैं ना, बहुत सी चीजों को वहां पे हमें सोच समझ के बनाना होता है। ओके। बाद यहाँ पे किर्कपैट्रिक मॉडल। ठीक है। तो कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि एडी मॉडल को इवोल्यूशन करने के लिए हम कौन सा मॉडल यूज करते हैं, तो हम उसे करते हैं किर्कपैट्रिक मॉडल। ओके। इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम इवोल्यूशन मॉडल भी कहते हैं। हम आपको यूलेट करने के लिए कि जो चीज मैं सिखा रहा हूँ आपके अंदर क्या इवोल्यूशन हुआ, कितना चेंज हुआ, इस चीज को मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, किर्कपैट्रिक मॉडल यहाँ पे यूज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है। तो देखो टेस्ट भी हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है आपका समेटिव, एक होता है फॉर्मेटिव। ओके। फॉर्मेटिव समेटिव भी हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका सब्जेक्टिव, ओके, एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव, और एक होता है आपका ऑरल टेस्ट। इसमें भी आपके अलग अलग क्लासिफिकेशन अच्छे से डिस्कशन करें। ऑरल टेस्ट में आपका इंटरव्यू हो गया, प्रैक्टिकल टेस्ट को हम परफॉर्मेंस टेस्ट कहते हैं। सब्जेक्टिव टेस्ट भी आपके, रिटन टेस्ट भी आपके 2 टाइप के होते हैं। रिटन टेस्ट आपके 2 टाइप के, यानी कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, और आपके आपके ट्रू फॉल्स हो गए, ये सब आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो गए। सब्जेक्टिव में ऐसे हो गया, एक्सप्लेन हो गया। तो एक लंबी कहानी, हम अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। फॉर्मेटिव टेस्ट कैसा होता है कि आपका हर वीकली मंथली जो होता है ये आपका फॉर्मेटिव टेस्ट होता है। समेटिव क्या होता है, कभी आप सीआईटीएस के जो एग्जाम हो रहा, जो फाइनल जिसमें एग्जाम होगा, जिसमें फाइनल क्वेश्चन पूरा सिलेबस से कवर किया जाएगा, वो तो आपका समेटिव टेस्ट। ओके। बाकी इसको और अच्छे डिस्कस करेंगे। मुझे लग रहा है कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। ओके। आगे देख लेते हैं अगला चैप्टर जो है इसमें, या फिर इसमें कुछ मैं लाइन यहाँ पे ऐड तो नहीं किया इसमें। ये जो चैप्टर आपका, ये आपको थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करने के लिए, ऑर्गेनाइज को मेंटेन करने के लिए, स्टूडेंट को मेंटेन करने के लिए, चाहे एक तरह से क्लास में माहौल बनाए रहने के लिए चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल फंक्शन। ओके। तो यहाँ पे क्या है कि जब एक क्लासरूम का मैनेजमेंट करते हो, क्लासरूम में टीचर हो, तो आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप क्लास को कैसे मैनेजमेंट करोगे। जब एक बार क्लास को आपने मेंटेन किया तो आपकी टीचिंग भी बेस्ट होगी। मतलब आपको पढ़ाना है, आपके क्लासरूम में वहाँ पे डेस्क नहीं है, आपके बोर्ड एक तरह से बोर्ड नहीं है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, नॉर्मल बोर्ड है। क्लास में जो बच्चे बैठे हैं उनके लिए डेस्क की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे मार्किंग आपने सही नहीं किया है, कलर जो अंदर है वो कलर भी सही नहीं है। तो आपने सिलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब चीज आपको करना है। जो टूल्स है, जो आप एक्सपेरिमेंट करा रहे हो, प्रैक्टिकल करा रहे हो, वो सारे टूल्स आपके पास है नहीं है। जो फॉल्ट टूल्स है उनका अलग है, जो सही टूल्स है उनका आपने अलग रखा। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके क्लास को मेंटेन करने के लिए डिसिप्लिन उनको के अंदर कैसे लेके आना है, उनको मोटिवेट कैसे करना है, उनका टेस्ट कैसे लेना है, तो ये सब आपका क्लासरूम मैनेजमेंट में आपका आ जाता है। ओके। इसके बाद हाउस कीपिंग, सेफ्टी और कॉन्सेप्ट ऑफ 5S। तो 5S का हम यूज करते हैं क्लासरूम में, चाहे एक तरह से जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं तो वहां पे हम 5S का यूज करते हैं। 5S का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लेता है। ओके। कभी कभी पूछ लेते हैं कि हाउस कीपिंग में सबसे मेन एलिमेंट किसका होता है। तो हाउस कीपिंग में सबसे मेन एलिमेंट होता है वो होता है आपका कलर डायनेमिक। ठीक है। कलर डायनेमिक का सबसे ज्यादा रोल होता है। क्यों होता है भाई, आप घर के डिजाइन करते हो, आप क्या करते हो, क्या मेरे छत का डिजाइन कलर ये होना चाहिए, दीवालों कलर ये होना चाहिए, फर्श का कलर ये होना चाहिए, पंखे कलर ये होना चाहिए, खिड़कियों कलर ये होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका घर जो परफेक्ट तरीके से होता है, लाइटनिंग जो एवोल्यूशन है, जो आपका एमुलेशन यानी कि जो रोशनी वगैरह है आपके रूम में वो प्रॉपर आएगा। ओके। इसके अलावा जो खराब वस्तुएं हैं जो, तो उसका मार्किंग आप अलग करते हो, चाहे इंडस्ट्री में बात करें चाहे घर पे हो। तो हाउस में कलर डायनेमिक का बहुत बड़ा रोल होता है। बाकी जो लीडरशिप है, तो एक लीडर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, कौन कौन से फंक्शन होने चाहिए, कौन कौन से स्टाइल होने चाहिए। स्टाइल के बारे में बात करें तो हमारे लीडरशिप 3 टाइप के स्टाइल के आते हैं। एक होता है आपका ऑटो क्रेडिट, एक होता है डेमोक्रेटिक, और तीसरा होता है हमारा लेजाज फायर लीडरशिप। ऑटो क्रेडिट में क्या होता है, सारा जो पावर है, ठीक है, वो सब आपके लीडर के पास होता है, वो किसी से डिस्कस नहीं करता, नीचे वाले को कंट्रोल करता है। जबकि डेमोक्रेटिक में क्या होता है, डेमोक्रेटिक में अपने मेंबर से जो उसके साथ काम करने वाले उनसे डिस्कशन करने के बाद डिसीजन लेता है। ठीक है। फाइनल डिसीजन तो उसी का होता है, पर उसे डिसीजन अपने मेंबर से जो उनके साथ काम कर रहे हैं उनसे, जैसे प्रधानमंत्री हमारे और सीएम से, सभी सीएम से, अपने पार्लियामेंट से, उनसे पूछने के बाद चीजों को डिसीजन लेते हैं। तो कैसा हो गया आपको डेमोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक क्या है कि मान लिया कुछ ऐसे नेता हैं, ठीक है, जो बस अपना चलाते हैं, किसी और को नहीं सुनते, वो आपका ऑटोक्रेटिक है। लिचार्ज फायर में क्या होता है
लेजर फायर में ये होता है कि यार पावर तो किसी और के पास होता है पर चलाता कोई और है। ओके, यानी उसमें जो लीडर होता है बस वो इन्फॉर्मेशन देने का एक जरिया होता है, बाकी काम जो होते हैं उसके फॉलोअर करते हैं। पर एक चीज है, आपको जो फॉलोअर है वो आपके एजुकेटेड होना चाहिए, क्योंकि सारा काम वो करते हैं। और जो लीडर होता है वो एक तरह से आपका किसका काम करता है, तो वो करता है आपके एक तरह से एक मैसेज का काम करता है। जैसे पहले के हमारे प्रधानमंत्री जो थे, ठीक है, वो एक मैसेज का जरिया था, बाकी काम कौन करता था आपको पता ही है। तो ये चीज आपकी लीडरशिप हो गया। ये मैंने आपको बताया जो 5S है, उस 5S में जो पहला एस आपका सॉर्ट है, दूसरा आपका सेट इन ऑर्डर है, तीसरा आपका साइन है, चौथा आपका स्टैंडर्डाइज है और पांचवा इसका सब्सटेन है। तो कभी कभी आपसे 5S में इनके फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। ओके, अगला जो चैप्टर है आपका काउंसलिंग और मेंटरिंग। ये जो चैप्टर है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, पर जो हमारी किताब है उसमें ज्यादा डिटेल्स में नहीं है, वहां बस काउंसलिंग और मेंटरिंग थोड़ा बहुत वहां पे लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं और थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, यार इसमें है तो है क्या। तो देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, काउंसलिंग को दो भाग में डिवाइड कर दिया, काउंसलर प्लस काउंसली। मेंटरिंग को मैंने दो भाग में डिवाइड कर दिया, मेंटर प्लस मेंटी। और इसी तरह कोचिंग है आपका, कोच और कोची को मैंने क्या किया, दो भाग में डिवाइड कर दिया। तो अब देखो, जो मेंबर काउंसलिंग कराने के लिए जाता है, ठीक है, जैसे आप काउंसलिंग कराने के लिए जा रहे हो तो आप क्या हो, आप काउंसली हो। जो मेंबर आपका काउंसलिंग कर रहा है उसे हम बोलते हैं काउंसलर। ओके, जैसे कि मान लिया आपके पास कोई प्रॉब्लम है, आप किसी के पास गए तो उसको क्या करते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, आपको इतना मोटिवेट कर देता है कि आप डिसीजन ले सको। काउंसलर कभी आपका डिसीजन नहीं लेता है, आपको इस लायक बना देता है कि आप अपना डिसीजन खुद ले सको। ओके, मेंटरिंग क्या होता है, देखो, एक होता है मेंटर, इसे बोलते हैं गुरु, और मेंटी को बोलते हैं शिष्य। ओके, गुरु के पास क्या होता है, बहुत सारे नॉलेज होता है। ओके, और मेंटर के पास भी होता है, पर मेंटी के पास जो नॉलेज है बहुत एक लिमिटेड होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। वो चाहता है जो मेरा नॉलेज है, जो मेरा स्किल है, मैं इसको डेवलप करूं। तो किसके पास जाता है, वो जाता है मेंटर के पास। मेंटर क्या करता है, उसको अपना चेला बनाता है और सारे उसको प्रैक्टिस कराता है, नॉलेज देता है, स्किल देता है। ओके, तो ये आपका मेंटर है, ये आता है आपका मेंटी। कोच क्या होता है, कोच के पास बहुत से स्किल है, परफॉर्मेंस है, कोचिंग के पास भी है, पर ये अपने परफॉर्मेंस को और डेवलपमेंट करना चाहता है। जैसे कि आप क्रिकेट खेलते हो, आपकी परफॉर्मेंस बहुत खराब है, तो आप कोच हायर करते हो, कोच आपके परफॉर्मेंस को बेस्ट करता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, कोचिंग क्या होता है, मेंटरिंग क्या होता है, कोचिंग क्या होता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दिया मैंने। ओके, अगला देख लेते हैं, अगला चैप्टर। अगला चैप्टर आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। देखो आज के टाइम पे प्रधानमंत्री का भी ये है कि हर किसी को बिजनेस को स्टार्ट करना है, और आपने अगर बिजनेस स्टार्ट किया तो आपके घर वाले सभी के सभी उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, और एक बार इन्वॉल्व हो गए तो सारे के सारे घर वालों को भी रोजगार मिल गया। ओके, तो एंटरप्रेन्योरशिप में एक तीन चीज निकल के आता है, एक होता है एंटरप्रेन्योर, एक होता है आपका एंटरप्राइज, ओके, और एक होता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप। तो तीन से निकल के आता है। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जो मेंबर उस बिजनेस को स्टार्ट करता है, उसमें जो जोखिम होता है उसको अपने खुद निभाता है उसको, और मार्केट में कुछ नया लेके आता है। ओके, जैसे कि अमेजोन के जो मालिक थे, उन्होंने ये देखा कि एक मार्केट में यार हर किसी को किताबें पढ़ने का शौक तो है, पर किसी का कोई ट्रैवल कर रहा, कोई अगर घूमने जा रहा है तो उसे किताबें अवेलेबल नहीं हो पा रही है। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को एनालिसिस किया, और किताब में क्या हुआ, एक तरह से किताब ऑनलाइन उन्होंने बेचना स्टार्ट कर दिया। और आज के टाइम पे अमेजोन कंपनी के मालिक है, और अमेजोन आज की दुनिया में सबसे नंबर 1 कंपनी हो चुकी है। तो उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने प्रॉब्लम को एनालिसिस किया कि मार्केट में क्या डिमांड है, और उस डिमांड को पूरा करने के लिए अपने पैशन जो था उसको मार्केट में लेके आए, उनको बेनिफिट हुआ। ओके, तो ये आपका इंटरप्रीनर हो गया। आपका इंटरप्राइज क्या है, कि जिस काम को उन्होंने स्टार्ट किया, जो ऑब्जेक्ट था, देखो एंटरप्रेन्योर सब्जेक्ट होता है, इंटरप्राइज क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, जबकि इंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, ये प्रोसेस होता है। क्या होता है, ये होता है प्रोसेस। क्या होता है, प्रोसेस, यानी कि इंटरप्रेन्योर के द्वारा जो एक्टिविटी की जा रही है, उस एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, हम उस एक्टिविटी को बोलते हैं इंटरप्रेन्योरशिप। ये आपकी एक्टिविटी है, ये आपका प्रोसेस है। जबकि इंटरप्रेन्योर क्या है, वो आपका पर्सन है, ये आपका प्रोसेस है, और इंटरप्राइज क्या है, वो है आपका ऑब्जेक्ट। ओके, 7P क्या है, देखो, एक इंटरप्रेन्योर है, अगर उसे मार्केट करना है यार, बिजनेस स्टार्ट करेगा तो मार्केट सर्वे करेगा। ओके, अपने बिजनेस को बढ़ाएगा, तो उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए वहां पे हमने 7P को इंक्लूड किया। 7P के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो आया था आपका 4P आया था, सबसे पहले जो मार्केटिंग में आया था क्या आया था, 4P आया था।
हमने क्या किया, उस 4p में 3 एलिमेंट हमने और उसमें इंक्लूड कर दिए, एडिशनल कर दिए। तो हमें क्या मिला, हमें मिला 7p। और 7p को हम किस नाम से जानते हैं, तो हम इसको जानते हैं एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स। आपसे पूछ लेता है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग मिक्स कौन से, तो 4p को हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग मिक्स कहते हैं, 7p को हम क्या कहते हैं, तो हमसे बोलते हैं एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, बाकी 7p में अलग अलग पी हैं जो हम यूज करते हैं, मैं यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से पी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखो पहला होता है प्रोडक्ट, दूसरा होता है प्राइस, तीसरा होता है प्रमोशन, चौथा होता है आपका प्लेस, पांचवा होता है पीपुल, छठा होता है प्रोसेस, फिजिकल, सातवां होता है फिजिकल एविडेंस। ओके, कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट को तैयार कर रहे हो, किसी मेटेरियल को तैयार करो, तो उसमें प्रोडक्ट क्या आपका, प्राइस क्या रखना है, प्लेस कहाँ पे करना है, प्रमोशन कैसे करने हैं, ओके, पीपल कौन कौन से लोग उसमें शामिल होंगे, प्रोसेस कैसे से करोगे, और कौन से इन्वायरमेंट में उसको आप सेल करोगे। तो ये आपका 7p हो गया, जिसको हम एक तरह से यूज करते हैं कहीं ना कहीं, ओके, मार्केटिंग वगैरह में। जो आपका चैप्टर नंबर 11 है, ये भी आपका बहुत खास है, क्योंकि इसमें आईसीटी, कभी कभी पूछ लेता है यार कि आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है। ओके, आईसीटी का फुल फॉर्म आप यहाँ से पूछ लेता है। तो देखो हर किसी को पता है आईटी के बारे में, ठीक है, हर किसी मेंबर को पता है, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, देखो सभी के सभी लाइक कर दो, जिसने शेयर नहीं किया फटाफट शेयर करो, मजा आ रहा है तो इसको शेयर करते रहो, मैसेज वगैरह करते रहो, इसमें जो भी चीज आपको पता है शेयर करते रहो। और एनी टाइम आप मेरे पास मैसेज कर सकते हो, बस क्लास के टाइम पे मेरे पास कॉल वगैरह मत करना, बाकी टाइम पे मेरे पास कॉल कर सकते हो। ओके, देखो आईटीसी में क्या होता है, आपको हर किसी को आईटी का फुल फॉर्म पता है। आईटी मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमने क्या किया, यहाँ पे सी को इंक्लूड कर दिया, सी क्या आपका कम्युनिकेशन। ओके, यानी कि जो आईटी है उसमें जो हमने मेन फोकस किया, ये फोकस क्या, कम्युनिकेशन पे। ओके, किस पे फोकस किया हमने, कम्युनिकेशन पे। तो यहाँ पे फुल फॉर्म क्या हो गया आपका, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है, ये कोई कुछ भी हो सकता है, आपका रेडियो हो सकता है, टीवी हो सकता है, टेलीविजन भी हो सकता है, इंटरनेट भी हो सकता है, मोबाइल हो सकता है। ओके, तो ये हो गया आपका आईसीटी। आपसे पूछ लेते हैं इंटरनेट मोबाइल वगैरह किस में आएगा, तो आपका आईसीटी में आ गया। बाकी इंटरनेट में आपको पता ही नहीं, नेटो का नेट को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्कों का नेटवर्क को हम बोलते हैं इंटरनेट। और यहाँ पे बात है डीएलपी। तो आपने क्या देखा होगा कि जो पहले था, जो हमारा डिस्टेंस एजुकेशन था, वो बहुत ही पुराने टाइप का था, हम एडमिशन करा लेते थे, वहां पे क्लास नहीं करते थे, एक तरह से ओपन बोर्ड हुआ करता था। अब क्या देखे कि आपके डिस्टेंस उसको थोड़ा सा एडवांस बना दिया, ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग में तो कुछ प्रोग्राम को ऐड किया उसमें से, जिसको जो लर्निंग थी उसको बेस्ट और तरीका दे सके। कौन कौन से प्रोग्राम थे, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा वहां पे कौन कौन से प्रोग्राम है आपके। ओके, यहाँ पे क्या आपका कि कंप्यूटर आपके एडेट्स लर्निंग, ओके, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। देखो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कभी कभी आपसे पीपीटी का फुल फॉर्म पूछ लेता है आपका। ओके, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गया आपका। डीएलपी मैंने आपको बता दिया, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। इसके अलावा देखो दो चीज होता है आपका, स्मार्ट बोर्ड, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड के अलग अलग फीचर्स होते हैं, यहाँ पे आपके डिफरेंट फीचर्स एंड एप्लीकेशन स्मार्ट बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड के अलग अलग फीचर्स क्या होते हैं, तो फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। इसके 3 फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, जो स्मार्ट बोर्ड है उसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं। ये जो होता है आपका स्मार्ट बोर्ड 3 तरीके से ऑपरेट होता है, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड जो है आपका 3 तरीके से ऑपरेट होता है। पहला होता है आपका इंटरेक्टिव, यहाँ पे जो मेंशन आपका इंटरेक्टिव मोड हो गया आपका, दूसरा ऑफिस मोड है, और तीसरा है आपका व्हाइट बोर्ड, या फिर इसे बोलते हैं वीडियो। ओके, 3 है आपके फीचर से, कौन कौन से, इंटरेक्टिव मोड में काम करता है, ऑफिस मोड में, और आपका व्हाइट बोर्ड में। अगर आपके इंटरेक्टिव बोर्ड के बारे में बात, इसमें क्या करता है आपका, इसमें आपका वीडियो, इसमें क्या करता है आपका, इसमें आपका होता है एक तरह से, ओके हाँ, इंटरेक्टिव बोर्ड में क्या होता है, इसमें एक तरह से आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स पेन का यूज करते हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स पेन, जिस पेन से लिखते हैं ना उस पे, उससे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पेन। ओके, उससे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पेन का यूज करते हैं। और जो भी कंटेंट आप लिखोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से चीजों को वहां पे लिखा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ठीक है। व्हाइट बोर्ड में आपको पता है आप क्या करते हो, वहां पे आप हम मार्कर पेन के द्वारा व्हाइट बोर्ड पे लिखते हो, तो ये भी आपके एक व्हाइट बोर्ड की तरह भी काम करता है। तीसरा आपका ऑफिस मोड के रूप में काम करता है। ऑफिस मोड के रूप में एक तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के रूप में, चाहे पावर पॉइंट एक्सेल के रूप में, ओके, यानी पावर पॉइंट उस पर प्रेजेंट कर सकते हो, उसको डिस्प्ले के रूप में काम कर देता हो। तो आपको समझ में आ गया, 3 मोड में काम कर दिया उसने, इंटरेक्टिव बोर्ड, ऑफिस मोड, और आपका व्हाइट बोर्ड। क्लियर हो गया सभी को। डीएलपी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे देखो डीएलपी में क्या है। डिस्टी ने ये देखा कि हमारा जो हमारे आसपास जो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा चेंज हो रही है, पर हमारा जो डिस्टेंस एजुकेशन बहुत खराब चल रहा है। तो उसको एक तरह से क्या किया, उसको थोड़ा सा और एडवांस बनाया। इसलिए एडवांस बनाने के उसमें ई लर्निंग को शामिल किया,
इसके अलावा और भी बहुत सी टेक्नोलॉजी है जिसको एक तरह से क्या हुआ, उस चीज को शामिल किया गया। और डीएलपी के बारे में बात करें, डीएलपी के बहुत सारे टाइप, जिसमें से कुछ टाइप आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है। हाइब्रिड टाइप डीएलपी, सिंक्रोनस टाइप, एसिंक्रोनस टाइप, फिक्स टाइम, ये बहुत सारे डीएलपी को इंक्लूड किया गया। हाइब्रिड में क्या होता है, आपका सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों का मिक्स होता है। ओके, फिक्स टाइम में, सिंक्रोनस में क्या होता है, देखो सिंक्रोनस टाइप डीएलपी ऐसी डीएलपी होती है जिसमें ट्रेनर्स और ट्रेनर ऑन टाइम एक ही टाइम में ऑनलाइन रहते हैं। ठीक है, यानी जैसे लाइव कम्युनिकेशन हो गया, लाइव वीडियो चैट हो गया, कॉलिंग हो गया, क्लासरूम कम्युनिकेशन हो गया, ये सब हो गया आपका सिंक्रोनस टाइप डीएलपी। एसिंक्रोनस में क्या है कि दोनों एक टाइम पे ऑनलाइन नहीं है। सपोज करो मैंने कोई क्लास लिया और रिकॉर्ड करके मैंने यूट्यूब पे डाल दी, आपने देखा, आपने क्या किया, रिप्लाई बाद में दी क्या, उस मैसेज को मैंने बाद में पढ़ा, फिर आपको बाद में रिप्लाई किया। तो ये कैसा है, आपका एसिंक्रोनस है, जब आप ऑनलाइन थे मैं नहीं था, जब मैं था जब आप ऑनलाइन नहीं था। फिक्स टाइम ऑनलाइन डीएलपी में क्या है कि मैंने आपको प्रॉपर टाइम दे दिया, उस प्रॉपर टाइम में क्या करो, अपना लॉगिन आईडी डालोगे, खोलोगे, क्लास को एंजॉय करोगे, तो ये हो गया आपका फिक्स टाइम डीएलपी। समझ में आ गया होगा सभी को। ओके, अगला चैप्टर देते हैं, चैप्टर नंबर 12। इसमें क्या आपका आपका इसमें एनएसक्यूएफ। तो कभी कभी आपसे एनएसक्यूएफ का फुल फॉर्म पूछ लेता है आपका, तो क्या होता है आपका एनएसक्यूएफ का फुल फॉर्म एग्जाम में ज्यादातर पूछता है। वोकेशनल ट्रेनिंग आपको बारे में पता है, एनएसक्यूएफ का फुल फॉर्म फटाफट कमेंट सेक्शन में मैसेज करो कि एनएसक्यूएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। ओके, तो अभी तक मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में कोई जवाब नहीं आ रहा। इसका होता है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। इसमें क्या था, जो डिस्ट्रिक्ट दौरान ये कहा था कि अलग अलग, ठीक है, क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, आपके एजुकेशन के अकॉर्डिंग आपको फ्रेमवर्क दिया जाए। ठीक है, अलग अलग एजुकेशन के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग फ्रेमवर्क दिया जाए। इसमें आपके जो लेवल है, लेवल 5 आईटीआई में आ गया, लेवल 6 सीटीआई में आ गया, इस तरह से लेवल क्या हुआ, चेंज किया गया। यानी कि आपके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको फ्रेमवर्क दिया जाएगा, वहां पे आपके लेवल को बढ़ाया जाएगा। जबकि क्यूपी का फुल फॉर्म क्या है, आप कमेंट सेक्शन फटाफट मैसेज करो। ठीक है, इस तरह किसी को पता है एनओएस यानी कि नेशनल, इसका फुल फॉर्म आप पता करना है, क्यूपी का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन फटाफट बताएगा ग्रुप में, मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे चेक बॉक्स में। फटाफट ओपी का फुल फॉर्म लिखो, ओपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये होता है आपका क्या होता है आपका क्वालिफिकेशन पैक। ओके, क्वालिफिकेशन पैक होता है, बाकी आपका एनएसक्यू को क्या बताया हमने, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, आपके इस बारे में फुल फॉर्म आपसे पूछ लेता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ अडल्ट लर्निंग। तो पहले आपको पता होना चाहिए अडल्ट जो है इनकी एज क्या होती है। तो अडल्ट वाले आते हैं 20 प्लस करके। ओके, 20 प्लस करके जो जो हमारी एज होती है किसमें आते हैं, अडल्ट में। यहाँ पे आपके मेलकम नोवेल साहब ने क्या कहा, उन्होंने कुछ एजम्पशन दिए, कुछ प्रिंसिपल दिए, कुछ फैक्टर उन्होंने बताया जो हमारे अडल्ट लर्निंग को अफेक्टिव करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। ओके, तो कुछ उन्होंने कितने क्या किया, उन्होंने 5 एजम्पशन दिए, 4 एजम्पशन उन्होंने 1980 में दिए और 5वां एजम्पशन उन्होंने 1984 में दिया था। जबकि उन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए थे। ओके, कुछ फैक्टर उन्होंने बताए थे। उन्होंने क्या बताया था, थोड़ा सा एजम्पशन के बारे में देख लेते हैं, क्या एजम्पशन थे। उनका मानना ये था कि 5 एजम्पशन, 4 एजम्पशन उन्होंने 1980 में दिए थे और 5वां जो एजम्पशन था ये उन्होंने 84 में यानी कि 84 में दिया था। उनका मानना ये था, देखो जो अडल्ट के नीचे होते हैं, जब हम 10वीं 12वीं में होते हैं, यानी जब अडल्ट सेंस में किशोरावस्था चाहे जैसे चाइल्डहुड में होते हैं, तो हम किसी के अंडर होते हैं, कोई हमें मोटिवेट करता है, हमें समझाता है, हमें पढ़ाता है, हम चीजों को लर्न करते हैं, हमारा वहां बिहेवियर अलग होता है। पर जब हम एक तरह से अडल्ट हो जाते हैं तो हम बहुत को चीजों को सीख किए होते हैं, सीख लिया होता है, हम सेल्फ कॉन्सेप्ट होते हैं, हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस आ जाता है, हम सीखने के लिए रेडी रहते हैं हमेशा, हम किसी भी चीज को अपने लाइफ में प्रैक्टिकली यूज करने के लिए तैयार रहते हैं, और हम एक तरह से इंटरनल मोटिवेट रहते हैं। ठीक है, अंदर से मोटिवेट रहते हैं। तो उनकी एजम्पशन था कि जो अडल्ट होते हैं उनका एजम्पशन अलग होता है बच्चों की तुलना में, वो सेल्फ कॉन्सेप्ट होते हैं, उनके पास एक एक्सपीरियंस होता है, वो रेडी होते हैं चीजों को सीखने के लिए, ओरिएंटेशन होते हैं, जो चीज सीखते हैं उसको अपने लाइफ में यूज करते हैं, जो आपने सीखा आपने क्या किया इसको अपने लाइफ में लेके आ गए। तो ये हो गया आपका प्रैक्टिकल रीजन टू लर्न, आपको प्रैक्टिकल रीजन मिल गया चीजों को सीखने के लिए। अब आप क्या करते हो यहाँ पे, मोटिवेशन टू लर्न, आप यहाँ पे एक तरह से इंटरनल मोटिवेट होता है, आपको बाहरी एक्सटर्नल मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उन्होंने ये आपके 5 एजम्पशन दिए थे, इसके अलावा उन्होंने कुछ 4 प्रिंसिपल दिए थे। ओके, ये देखो उन्होंने ये 5 एजम्पशन के प्रिंसिपल के बारे में बात करें यहाँ पे। ओके, तो उन्होंने ये 4 प्रिंसिपल दिए थे और 4 वन अजम्पशन, 5 एजम्पशन थे और 4 प्रिंसिपल थे। 4 प्रिंसिपल कब दिए थे, 1984 में दिया था। ये आपके मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बाकी एजम्पशन थोड़ा सा डीपली मैं आपको क्लास में डिस्कस करूंगा। इन्वॉल्व, एक्सपीरियंस,
रिलेवेंट और प्रॉब्लम सेंटर। ओके, ये 4 उन्होंने प्रिंसिपल दिए थे, अच्छे से डिस्कस आपको बाद में क्लास में कर लेंगे। ये 4 एजम्पशन आपको, ये प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। और जो अडल्ट लर्निंग के लिए जो प्रिंसिपल जो बोलते हैं, हम उससे बोलते हैं एंड्रालॉजी, क्योंकि अडल्ट को जो करने के लिए हम क्या करते हैं, एंड्रागोजी जो है, इसके द्वारा हम अडल्ट को स्टडी करते हैं। ओके, इसके अलावा हैडोगोजी होता है, पैडागोजी होता है। बच्चों के लिए कौन सी गोजी होती है, उसे बोलते हैं एंड्रागोजी, उसे वो सॉरी उसे बोलते हैं पैडागोजी। बच्चों को डिफाइन करने के लिए जो प्रिंसिपल यूज करते हैं उसे बोलते हैं हम पैडागोजी। अडल्ट के लिए एंड्रागोजी। जो हम एक तरह से और बड़े हो जाते हैं, 30 प्लस करके हो जाते हैं, मिडिल एज में आ जाते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं हेटोगोजी। क्या यूज करते हैं, हेटोगोजी। तो ये अलग अलग होता है, अडल्ट के लिए एंड्रागोजी, उसके अलावा बच्चों के लिए पैडागोजी, और जो मिडिल एज के होते हैं 30-40 प्लस के, उनके लिए हेटोगोजी। क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखते हैं, जो आज का लास्ट चैप्टर है, ये चैप्टर अभी पिछले साल ही इंक्लूड किया गया आपके पीओटी सब्जेक्ट में। और इंक्लूड करने के पीछे रीजन क्या है, यहाँ पे आपका सीपीडी। ओके, पिछले बैच में एक सर थे हमारे, उनका नाम है लीला सर, वो सीपीडी के जितने भी क्वेश्चन आते तो बहुत इजीली तरीके से उसको कर लेते थे। तो सीपीडी सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पूछ लेता है कि सीपीडी क्या है आपका। फुल फॉर्म क्या आपका, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ओके, अब यहाँ पे समझने की बात है कि सीपीडी को आखिरकार हमने पीओटी में एक तरह शामिल क्यों किया। देखो क्या होता है, अगर आप टीचर बन गए, अगर आप खुद अपडेट नहीं हो, तो यार बच्चों को कैसे अपडेट करोगे, मुझे ये बताओ। जो आपके पास नॉलेज है, सपोज करो आपने किताबें पढ़ ली, किताबें कैसे, बहुत पहले के डाटा है, 1970 का 1980 का डाटा इसमें इंक्लूड है, आपने वो डाटा याद कर लिया। पर आज की टेक्नोलॉजी यार चेंज हो रही है यार। पहले हम नॉर्मल बोर्ड पे यूज करते थे, उसके बाद क्या आया, व्हाइट बोर्ड आया, अब क्या आ गया, स्मार्ट बोर्ड आ गया। पहले हम चार्ट का यूज करते थे, उसके बाद क्या आया, आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर आया, अब क्या आ गया भाई, अब तो आ गया स्मार्ट बोर्ड। यानी जो टेक्नोलॉजी है चेंज होती जा रही है, तो अगर हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो हम बच्चों को कैसे चेंज कर पाएंगे। तो ये होता आपका सीपीडी। सीपीडी ये कहता है जो लेटेस्ट चेंज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी नॉलेज को, अपने स्किल को, अपने परफॉर्मेंस को अपडेट करते रहो। तो इसी चीज को हम बोलते हैं कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अपने आप को कंटिन्यूइंग यानी लगातार आपको क्या करना है, जो आपकी प्रोफेशनल स्किल है, जो नॉलेज है, जो काम है, उसको आपको अपडेट करके अपने आप को डेवलपमेंट करना है। ये होता है सीपीडी। आप पूरा चैप्टर पढ़ ले, जो आपको पता ही नहीं चलेगा सीपीडी होता है क्या है। ठीक है, क्या होता है, ये होता है आपका माइंड मैप। ओके, अब आपके दिमाग में माइंड मैप होता है क्या है। तो मैंने क्या किया, एक पेज लिया, उस पेज में क्या किया, मैंने पूरे 14 चैप्टर के मैंने बारे में लिख लिया। और जब मैंने एक बार देखा तो मुझे पता चल गया हर चैप्टर में है क्या। तो हम इसे बोलते हैं माइंड मैप। आप खोजते रह जाओगे, परेशान हो जाओगे, पर मैं आपको इजीली तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल भी आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसे बोलते हैं माइंड मैप। पूरे प्रॉब्लम को आपने क्या क्या एक झटके में आपने एनालिसिस कर लिया, चुटकी बजाते एनालिसिस कर लिया आपने। ये होता है आपका सीपीडी माइंड मैप। ओके, अपने नॉलेज को, अपने स्किल को हमेशा अपडेट करो, हमेशा एक तरह से अपडेट में रहो, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखो। ओके, जो पहले टीचर हो अच्छे से पीपीटी प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, अच्छे से बता नहीं पाते हैं, उन्हें तरीका सब कुछ पता है, स्मार्ट बोर्ड यूज नहीं कर पाते हैं, तो भाई ऐसे कैसे कर्म धर्म चलेगा। ओके, अगर आप अपने आप को खुद अपडेट नहीं हो तो बच्चों को कैसे अपडेट करोगे। तो ये होता आपका सीपीडी, कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो आज के लिए 14 चैप्टर था, सारे चैप्टर के बारे में आपको डिस्कस करके बता दिया। क्लास आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक आप जरूर दें, कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। क्लास जैसे दी एंड होगी, आपको क्या करना है, नॉर्मल कमेंट सेक्शन में जाना है, वहां पे मैसेज करना है, जो भी आपका फीडबैक, क्लास आपको कैसा लगा, अपना ओपिनियन, अपना राय दे सकते हैं, हम इसको और मॉडिफाई करेंगे। और कुछ टाइम के बाद हम भारतीय स्किल को लेके आएंगे और रेगुलर क्वेश्चन को हम करेंगे। इसके अलावा बहुत से पिछले साल मैंने बहुत से क्वेश्चन मैंने खुद डेवलप किए थे आपके लिए, उस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा और सारे टेस्ट लूंगा आपका। उसके अलावा आपको थ्योरी भी वेस्ट कराऊंगा, जितने भी मैंने आपको ये चैप्टर बताए हैं ये सारे, इनके सारे थ्योरी भी आपको धीरे धीरे बता दूंगा एग्जाम से पहले, हर एजम्पशन के बारे में, प्रिंसिपल के बारे में। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आपको सारे प्रोडक्ट 7P क्या होता है सब कुछ आपको डिस्कस करेंगे A to Z। काउंसलिंग, मेंटरिंग, 7P, 5T, टीचिंग मटेरियल, लर्निंग मटेरियल, टीचिंग एड, CA, स्किल, नॉलेज, क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चनिंग प्रिंसिपल, टीचिंग मटेरियल, हर चीज आपको इस जीपी क्लास में एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, यानी कि यहाँ पे क्या मेंशन है, जो 14 चैप्टर है 1 से लेकर 14, एक ही क्लास में मैंने आपको पूरा खत्म कर दिया। मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ, आज से पहले आपको पता भी नहीं था इतना चीजें, पर आज क्लास आपको लेके वाकई मजा आ गया होगा कि यार वाकई में पीओटी है क्या, हर चैप्टर में क्या चीज है। तो हर चीज को मैंने अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अपना राय जरूर दे,
अगर आपने जेपी क्लासेस का जो ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर ले। आपको वहां पे अपडेट किया जाएगा नॉलेज संबंधित। आपको यहाँ पे ये एक तरह से क्लासरूम नहीं है, जेपी क्लास है बिल्कुल क्लासरूम नहीं है, ये आपकी एक फैमिली है। हम आपको यहाँ पे फैमिली की तरह गाइड करेंगे। हमारा टारगेट क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अचीवमेंट करके आओ। भारत स्किल्स आया तो अच्छी बात, नहीं है तो हमें आपको इतना परफेक्ट बना देंगे कि कहीं से भी क्वेश्चन आप इजीली तरीके से कर ले जाओगे। ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं। जैसे भी रहा है अपना फीडबैक जरूर दें, और यही कहूंगा अपने हर क्लास मेंबर को, हर किसी को शेयर कर दिया करो यार, आपको बनाने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है। ओके, तो आज के लिए मजा आया सभी को? जिससे जिससे मजा आया कमेंट्स में मैसेज करो, फटाफट मैसेज करो। और एक बात और जाते जाते मैं ये बोलूंगा कि आप अपना भी ध्यान रखो, अपने फैमिली मेंबर का, अपने मोहल्ले वाले को भी ध्यान रखो, क्योंकि कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा। ओके, खुदा ना खास्ता किसी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो बहुत दिक्कत होगी। और अपने पेरेंट्स को ले जाकर, जैसे किसी ने अगर वैक्सीन नहीं लगवाया है तो जाके वैक्सीन लगवा लो, अपना भी अपने पेरेंट्स वगैरह को भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं कल क्लास में।